तो हेलो बच्चों। आज हम वही देखने वाले थे। नेक्स्ट मतलब हमने लास्ट टाइम देखा था टिश्यू के बारे में। लास्ट में मतलब हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था हमने टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में, और लास्ट को हमने सेल थ्योरी भी देखा था। थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू सेल दिया था। सेल कैसे एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो भी देखा था हमने। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने साइंटिस्टों के नाम देखे थे हमने। साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया था हमने वो भी देखे थे। जैसे कि हमने रोडोल्फ के बारे में जाना था, हैकेल के बारे में जाना था, स्लेडन, सहान, इनके बारे में सब जाना था। तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, आज के सेशन में हम माइक्रोस्कोप देखेंगे। और अगर माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक भी ख़त्म होगा तो नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारा जो सेल के बारे में, जो यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वो लाइट माइक्रोस्कोप में हमारा ये लाइट यूज़ करता है, लाइट को ये यूज़ करता है फॉर विजन, तो पर इधर हम अगर देखो, ये विजन के लिए लाइट यूज़ करता है। ओके, पर ये जो इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है ना, ये डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देता। इट डजंट गिव डिटेल्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमको स्ट्रक्चर जानना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर जानना हो गया, तो इसमें ये नहीं पता चलेगा, इसमें से ये नहीं पता चलेगा। जैसे कि हम राइबोसोम ले लिए, राइबोसोम में भी नहीं पता चलेगा। और जैसे कि हमने गोल्गी एपेरेटॉक्स ले लिया, गोल्गी एपेरेटॉस, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपेरेटॉक्स राइबोसोम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपेरेटॉक्स, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप से अच्छे से नहीं दिखाई देता है। इनका जो पिक्चर होता है वो ब्लर आता है, मतलब थोड़ा ब्लरी दिखाई देता है ये। ओके, तो अच्छे से नहीं दिखता। तो ये विज़न के लिए क्या यूज़ करता है, लाइट यूज़ करता है। पर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बात करें, थोड़ा सा रुको गाइस, थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इधर बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा हाई वोल्टेज यूज़ करता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का इधर ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी का। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और सेल को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन स्कोप का माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ था, ये हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अच्छे से डीप मैग्नीफाइड वर्जन में दिखाता है। और इधर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होता है। और एक चीज़, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, तो ये यूज़ करा जाता है इंस्टेड ऑफ लाइट के इंस्टेड में ये यूज़ होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर मैग्नीफाइड वर्जन देता है। ओके, तो फॉर इट्स वर्किंग इंटरनल वैक्यूम इज एसेंशियल। तो इसका जो वर्किंग के लिए, फॉर दिस टू बी वर्किंग इंटरनल वैक्यूम इज एसेंशियल, इंटरनल वैक्यूम इसके लिए एसेंशियल होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेस। इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ
ग्लास लेंसेस के इंस्टेड में ये इलेक्ट्रो मैग्नेट्स यूज़ करता है, पर ये इंस्टेड ऑफ लाइट ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है। तो देखो लाइट के अलावा ये क्या यूज़ करता है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ग्लास लेंस के अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करता है। ओके, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करता है ग्लास लेंस के लिए, और लाइट के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है। ओके, सो लाइट के इंस्टेड में ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, और ग्लास लेंस के अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करता है। तो ये आप समझ गए। अब इसमें भी और एक चीज़ है, हम देखेंगे जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप ये है, जो लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है, लाइट को यूज़ करता है। ओके, तो ये लाइट को अगर यूज़ करता है तो इनके भी दो बेस है, दो टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप है। एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एक है, और एक है हमारा कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप ये सिंगल सेल यूज़ करता है, सिंगल लेंस यूज़ करता है। सिंगल लेंस किसके लिए यूज़ करता है, फॉर मैग्नीफाइंग द इमेज, द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके क्या देगा, इमेज देगा। तो ये इमेज 1 देता है। ओके, सो ऑब्जेक्ट 1 को ये मैग्नीफाई करके I1 देता है, इमेज 1। इस केस में लेंस, सिंपल लेंस के केस में। ओके, जिस सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में जिसमें सिंगल लेंस यूज़ होता है। और अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डबल या डुअल लेंस हम कह सकते हैं। डुअल लेंस और डबल लेंस यूज़ होता है। तो डुअल और डबल लेंस किसके लिए यूज़ होता है, फॉर बेटर मैग्नीफाइंग और मैग्नीफाइड अपीयरेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये क्या करता है, जो डुअल लेंस होता है, इसका मैं काम दिखाता हूँ। इसको मैंने जो फर्स्ट क्लास में मैंने इसको आपके कहा था इसके बारे में। मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर गया तो ये मैग्नीफाइड थोड़ा हुआ। तो ये क्या O1 था, O1 से क्या आया, I1 आया। सॉरी, एक मिनट। O1 से ये I1 आया। ओके, तो ये जो पार्ट है ये I1 है। अगर इधर एक लेंस ना होता, मान लो मैं इधर लेंस को हटा रहा हूँ, ये मान लो लेंस ना होता, ये हमारा आँख होता, तो ये क्या देखता है, सिर्फ यही इमेज को देखता। अगर मान लो हमने देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के लिए है। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। अगर मैं इसके आगे ऑब्जर्वर को हटा के और एक लेंस लगा दूँ, और एक दो लेंस, तो डुअल लेंस हो गया, और एक लेंस लगा दूँ तो ये और भी एनलार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये जो इमेज ये I1 है, इमेज 1। तो ये डुअल लेंस का काम क्या है, जो फर्स्ट लेंस होता है इट मैग्नीफाइज द इमेज, एंड द सेकेंड लेंस मैग्नीफाइज द फर्स्ट इमेज। तो ये जो फर्स्ट इमेज आता है ना इधर, ये जो पार्ट देखो, एक मिनट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आता है, तो ये पार्ट को इधर फर्दर मैग्नीफाइड करके इधर और निकालता है, तो और बड़ा इमेज इधर आता है।
तो यही सिर्फ काम है, मतलब डुअल माइक्रोस्कोप है, आप इतना जान सकते हो। ओके, तो हम अगर लेंस का बात करें, लेंस नंबर ऑफ लेंस टू ही होता है, दो ही होता है, वो भी किस में, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ लेंस कितना होता है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो 2 लिखना। अगर पूछा गया कि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ लेंस कितना होता है तो 1 होता है। तो इतना डीपली स्कूल लेवल में नहीं पूछा जाता। स्कूल लेवल में हमारा नॉर्मली सेल थ्योरी पूछा जाता है, सेल थ्योरी, और साइंटिस्टों के नाम भी पूछा जाता है, उनका ईयर भी पूछा जाता है। ईयर ज़्यादातर नहीं पूछा जाता पर नाम पूछा जाता है, और उनका डिस्कवरीज पूछा जाता है। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने एक टर्म को कोइल्ड किया था, मैंने समझाया था फर्स्ट क्लास में, टर्म को कॉइंड किया था। वो टर्म क्या था, सेल क्या होता है, ये एक मतलब वर्ड है, इट इज़ ए वर्ड दैट रेफर्स टू स्मॉल हाउस। ओके, सो एक छोटे घर को सेल के नाम में डिटरमाइन किया गया है। तो अगर उन्होंने, जो रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने एक डेड कॉर्क सेल को देखा था जब, तो उनके अंदर देखा जो कुछ भी नहीं है, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म में टोटली कुछ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो नहीं थे, इसीलिए उनको एक खाली सा छोटा घर कह दिया। तो छोटे घर से उस सेल नाम आया। ओके, तो ये थोड़ा डिटेल में हम जान गए, मतलब जो प्रीवियस में इतना नहीं जाने थे हम प्रीवियस क्लास में, तो ये थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इसके लिए। ओके, सो नंबर ऑफ लेंस हो गया 2, और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, अगर सिंपल का पूछा गया, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप का क्या लिखना है, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ क्यों ना, ये दिमाग में छप जाना चाहिए गाइज, छप जाना चाहिए दिमाग में। नंबर ऑफ लेंस कितना होता है, एक ही होता है। ओके, इतना तो आप समझ गए होगे, इतना तो समझ गए होगे यार, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा था, लेंस के बारे में। हाँ, तो मैं बोल रहा था नंबर जो होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 ही होते हैं, 2 होते हैं। वो भी देखो, फर्स्ट जो लेंस होता है, फर्स्ट लेंस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। पर जो सेकंड होता है, सेकंड लेंस को ऑक्यूलर लेंस कहते हैं, ऑक्यूलर लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑक्यूलर लेंस है। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस, देखो इसके नाम में ही घुस जाओ, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ही, एक सेल है, तो ये जो लेंस है, ये लेंस जाके इसको मैग्नीफाई कर रहा है। तो किसको मैग्नीफाई किया, ये ऑब्जेक्ट 1 को। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट 1 को किया। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को किया अगर मैग्नीफाइड, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। पर सॉरी गाइस, पर अगर इधर और एक लेंस लगा है, और वो एक जो दूसरा लेंस ये इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है, नॉट ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट को कर रहा है और भी मैग्नीफाइड कर रहा है, पर इधर इमेज, जो इमेज 1 है इसको और भी मैग्नीफाइड कर रहा है। तो इमेज को अगर मैग्नीफाइड करता है, इसको ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इस लेंस को ऑक्यूलर लेंस कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। नाम में ही घुस जाओ गाइस, समझा दिया मैंने। ओके, नाम में ही घुस जाओ। ओके, चलो थोड़ा इसको रब करने दो गाइस, थोड़ा सा रुको। हाँ, ओके, तो इतना आपने समझ लिया। और एक चीज़ मैं इधर आपके लिए तो नोट्स पहले से बना चुका हूँ मैं, पर और एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ आपको बताने वाला था, जो कि मैंने लिखा भी था अपने नोट्स में। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें एक ही लेंस होता है, और अपने ह्यूमन आई में भी तो एक ही लेंस होता है गाइस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ह्यूमन आई में भी तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक ही लेंस होता है। नंबर ऑफ लेंस कितना होता है, एक ही होता है। तो अगर एक ही होता है, क्या हम ह्यूमन आई लेंस को जो कि हम ये भी कह सकते हैं बायोकॉन्वेक्स लेंस। बायोकॉन्वेक्स मतलब एक लिविंग कॉन्वेक्स लेंस। तो या फिर आप ह्यूमन कॉन्वेक्स लेंस करो। थोड़ा सा रुको गाइस, थोड़ा सा हाँ,
आप ह्यूमन आई लेंस कहो या फिर बायो कॉन्वेक्स लेंस कहो, दोनों का मतलब तो एक ही है गाइज। तो ये दोनों ही सिंपल माइक्रोस्कोप है ना इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग। तो एक ह्यूमन आई का जो लेंस होता है ये भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है। और इसका इसका जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर मतलब मैग्नीफाइंग पावर, ये आप मान लो, मतलब मैग्नीफाइंग पावर नहीं है वो, थोड़ा सा आप हायर टर्म में जब जाओगे, रिवॉल्विंग मतलब जो रिजॉल्विंग पावर कितना होता है, रिजॉल्विंग पावर मतलब एक सेल को आप ऐसे, मतलब देखो एक सेल इतना छोटा होता है, इसको अगर आँख पूरा घुसा के देखोगे आँख को, तो इसमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, ये थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा मतलब आँखों से नहीं दिखाई देगा, पर मान लो ये सेल नहीं है, एक छोटा सा स्टोन है, एक छोटा सा स्टोन है। स्टोन में आप जब थोड़ा सा और आँख को स्ट्रेन डाले, स्ट्रेन आँखों में जब आँखों में जब आपने स्ट्रेन, मोर स्ट्रेन डाला, स्ट्रेन आप पढ़ोगे फिजिक्स में, स्ट्रेन क्या होता है हायर क्लास में पढ़ोगे, स्ट्रेन डाला तो आपको पता चला जो थोड़े छोटे छोटे कण होते हैं इसमें, और भी डाला तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये क्या है, सिंपल ही है ना, एक ही लेंस है ना आँख में, तो वही रिजॉल्विंग पावर वही होता है। मतलब कितना आप ऐसे देखो, मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये क्या स्क्रीन है, स्क्रीन को और मतलब मैं रिजॉल्व करते जा रहा हूँ, देखो डिसरिजॉल्विंग हो रहा है, रिजॉल्व 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 रिजॉल्व, तो इसको बोलते हैं। ओके, इसको आप मैग्नीफाइंग पावर के साथ भी को रिलेटेड कर सकते हो, पर इक्वल नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते जो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ओके, तो ये आपको इधर मैं दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता, मैं इधर कह दे रहा हूँ। ओके, रिजॉल्विंग पावर एक ह्यूमन आई का होता है अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm, ओके 0.1 मिलीमीटर तक होता है, एट ए डिस्टेंस 25 मीटर के डिस्टेंस में। देखो मैं समझा देता हूँ ये क्या मैंने न्यूमेरिक्स लिखा है, आपने थोड़ा सा इधर कंफ्यूज हो गया, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, मैं इस नोट से डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा था, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन आई इज approximately 0.1 mm at 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो आप ये सोच के कन्फ्यूज हो गए, जो इधर मैंने न्यूमेरिक्स लिखा है, इधर भी न्यूमेरिक्स लिखा है, मतलब क्या है ये चीज़। तो मैं बताता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा है, इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। देखो, द रिजॉल्विंग पावर मतलब ये जो रिजॉल्व करते हुए जा रहा हूँ, तो ये आपको समझ आ गया। फिर हेल्दी ह्यूमन आई मतलब ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट नहीं है, पूरा परफेक्ट है, हेल्दी है। ओके, तो उसका रिजॉल्विंग पावर इधर लिखा है, तो रिजॉल्विंग आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, अगर भी पूछा गया रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, इधर ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं, ह्यूमन आई अगर पूछा गया तो इतना लिखना है। ओके, अगर वो पूछा गया कितने डिस्टेंस में, मतलब वो आँखों को आप ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखोगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये आँख है, ये ऑब्जर्वर है। ओके, तो इसका और इसका जो डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, पर वो जो कितना डीप जाके वो देखता है, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इतना है, रिजॉल्विंग पावर अपना इतना ही है, पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों रखा है, क्यों ना इसमें नो स्ट्रेन जैसे आँखों में ना पड़े, आँख खराब ना हो। स्ट्रेन मतलब बहुत प्रेशर डालना। ओके, बहुत प्रेशर, अगर आप आँखों में बहुत प्रेशर डाल रहे हो कुछ छोटे से चीज़ को देखने के लिए, तो आँख का मसल जो होता है सिलियरी मसल, वो ब्रेकेज भी हो सकता है। ओके, सिलियरी मसल ब्रेकेज भी हो सकता है। ओके, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो मैंने देखो मैं अपने अलग कंसेप्ट में आ रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के लिए बनाया गया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिटरमाइन करने के लिए
ये बनाया गया था और ये इंटरनल वैक्यूम में वर्क करता है। एसेंशियल इंटरनल वैक्यूम ही एसेंशियल है इसके वर्किंग के लिए, इंटरनल वैक्यूम। ओके, तो ये आप समझ गए। फिर हम जाते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैंने ये बताना ही भूल गया, देखो मैग्नीफाइंग पावर जो नॉर्मल एक लाइट माइक्रोस्कोप का होता है। मैग्नीफाइंग पावर, थोड़ा सा रुको गाइस। हाँ, एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है 200x से लेके 300x तक होता है जूमिंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। ओके, ये मैग्नीफाइंग पावर। पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कई ज़्यादा है इससे, कई ज़्यादा है इससे। कितना है, कितना है देखो, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकता है। 1 लाख से लेकर 5 लाख टाइम्स हो सकता है एक्स। ओके ओके, फिर एक लास्ट टॉपिक हमारा देखेंगे, शेप, साइज, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल। शेप, साइज, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल्स। देखो, शेप ऑफ द सेल मे बी वेरिएबल। मैं लिखा था द शेप ऑफ द सेल मे बी वेरिएबल। देखो, एक जो शेप होता है सेल का तो मैंने वो डिटरमाइंड किया था अपने, जो शेप होता है, शेप ऑफ सेल क्या होता है वो यूनिसेलुलर। ओके, तो मैंने अगली क्लास में बताया था जो शेप ऑफ द सेल होता है वो डिटरमाइंड होता है बेसिकली फंक्शन और इन्वायरमेंट कहाँ पे वो रहता है और उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है और रहता कहाँ है। ओके, तो उससे बेसिकली वो डिटरमाइंड होता है उसका जो शेप, या फिर वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, दोनों का ही काम इसी फंक्शन और इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि एक शेप ऑफ द सेल वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। ओके, कभी कभी शेप वेरिएबल होता है पर वॉल्यूम इक्वल होता है। साइज और वॉल्यूम आप समझ रहे हो ना, साइज और वॉल्यूम क्या है। देखो, साइज मतलब आप कितना बड़ा है वो कह सकते हो, और वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ले रहा है। एक ही चीज़ है पर थोड़ा सा अलग है ये। जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी, आप लोग स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसे मान लेते हो कुछ लोग, पर ऐसा नहीं है। तो वैसे ही वेरिएबल होता है, कुछ कभी फिक्स्ड होता है। तो कैसे डिटरमाइंड होता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कुछ वेरिएबल सेल का, जैसे कि अमोइबा हो गया, अमोइबा हो गया, WBC हो गया, WBC ETC, अमोइबा WBC हो गया। जैसे कि कुछ शेप फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम यूग्लेना। ओके, तो अगर हम बात करें अमोइबा में वेरिएबल कैसे होता है, कैसे ये फिक्स्ड और वेरिएबल मैं बताता हूँ। मैंने बोला था ना, फंक्शन और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कैसे चेंज करते हैं हम वो देखते हैं। देखो, अमोइबा के पास एक स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या है, एक फॉल्स लेग है, फॉल्स लेग। ये क्या करता है, मतलब देखो, जैसे कि अमोइबा को मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मान लो ऐसे, इसको कुछ फूड पार्टिकल इधर दिखाई दे, ये कुछ उसको फूड पार्टिकल ऐसे दिखाई दे, तो इसको अब ये क्या खाने के लिए आएगा, एनगॉल्व करने के लिए आएगा। तो एनगॉल्विंग करने के लिए और नेक्स्ट टाइम क्या करेगा ना। ओके, तो अगर नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, अमोइबा क्या करेगा, अमोइबा एक
आउट ग्रोथिंग निकालेगा, आउट ग्रोथिंग ऐसे निकालेगा। आउट ग्रोथिंग में वो क्या करेगा, जो एनगॉल्फ करेगा कुछ फूड पार्टिकल्स को, तो एनगॉल्फ करने के बाद उसको कंज्यूम कर लेगा। ओके, तो कंज्यूम कर लेगा ऐसे अंदर अंदर डाले, तो इसको क्या होता है, ये स्यूडोपोडिया या फिर अमोइबिक मूवमेंट बोलते हैं। अमोइबिक मूवमेंट होता है इसमें, अमोइबिक होता है, तो ये स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, अमोइबिक और स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं। और मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट भी दिया था कि जो हमारा होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल में भी कैसे होता है हमारा मूवमेंट, देखते हैं। देखो, जब वाइट ब्लड सेल सर्कुलेशन होता है, जब वाइट ब्लड सेल बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्क्यूलेट होता है, सर्कुलेट मतलब वो क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट होता है, बॉडी में मूवमेंट होता है, वो भी किसके, WBC के। जब WBC रन होता है बॉडी के वेन्स में, तब उनका स्ट्रक्चर होता है स्पियरिकल, स्पियरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसको सर्कुलर मत लिख देना, क्यों ना, ये 3D शेप होता है। सेल, जो सेल होता है उसको हम डायग्राम में बनाते हैं 2D, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा होता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 3D होता है। तो आपको सोचना है प्रैक्टिकली, पर ड्रॉ करना है 2D, समझ रहे हो, कन्फ्यूजन नहीं। ओके, सो WBC स्पियरिकल होता है मूवमेंट के टाइम में, पर जब वो स्थिर हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, उसको अमोइबॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अमोइबॉइड स्ट्रक्चर, अमोइबॉइड स्ट्रक्चर होता है जब वो शांत होता है, मतलब वो जब सर्कुलेट नहीं होता। ओके, और भी फिक्स्ड का ले लिया हम, जैसे कि पैरामीशियम और इसका बोले थे, पैरामीशियम और यूग्लेना का, जैसे मैंने बोला था, देखो पैरामीशियम और यूग्लेना का जैसा स्ट्रक्चर बोला था। और नेक्स्ट में हम जब देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो फंक्शन में, और मल्टीसेलुलर भी वही फंक्शन में। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। देखो, वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता। पर पर जो शेप होता है, शेप में चेंज होता है, शेप में चेंज होता है, साइज में भी चेंज होता है, तो ये सब होता है। पर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये देखो याद रखना। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूँ, देखो एग्जांपल, किडनी और लीवर का जो सेल होता है, किडनी और लीवर का जो सेल होता है, ओके, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब कुछ अगर थोड़ा सा डेसिमल को हटा दे, अप्रोक्सीमेटली हम बोले अगर, तो बुल, हॉर्स और माउस में सेम ही होता है। बुल में जो किडनी का साइज नहीं बता रहा हूँ, देखो कंफ्यूज मत होना, किडनी और लीवर का साइज नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किडनी सेल और लीवर सेल का जो साइज होता है वो बुल में भी सेम होता है, हॉर्स में भी सेम होता है, और माउस में भी सेम होता है। मैं इधर सेल का साइज बोल रहा हूँ, ना कि लीवर का साइज। लीवर तो ऑब्वियसली इसमें बुल में बड़ा होगा, हॉर्स में बड़ा होगा, इन कंपेयर टू माउस, क्यों ना, माउस एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है इन कंपेयर टू बुल एंड हॉर्स। ओके, सो किडनी और लीवर सेल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, किन किन ऑर्गेनिज्म में, बुल में और हॉर्स में और माउस में। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टाइप होता है। तो डिफरेंस इन द टोटल मास ऑफ द ऑर्गन, द नंबर ऑफ द सेल इज मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनडेफिनाइट। देखो ये मैंने अलग स्टेटमेंट एक लिखा था, द नंबर ऑफ सेल्स in most multicellular organism is in multicellular organism is indefinite। देखो ये एक मैंने प्यारा सा स्टेटमेंट लिखा था, इस प्यारा सा स्टेटमेंट लिखा था, ये एकदम चिंदी सा स्टेटमेंट है। देखो मैंने क्या लिखा था, द नंबर ऑफ सेल इन मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनडेफिनाइट। देखो इसको देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली, देखो मैं इधर ऑल नहीं पूछ रहा हूँ, मोस्टली पूछ रहा हूँ। ऑल अगर पूछूँ तो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, पर मैं इधर मोस्टली अगर पूछ रहा हूँ
मोस्टली अगर होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर अगर होता है उसमें क्या होगा, सेंट्रोजोम होगा। सेंट्रोजोम होगा तो क्या होगा, सेल साइकिल होगा। और सेल साइकिल सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगा। अगर सेल डिवाइड होगा तो नंबर बढ़ेगा कि नहीं, अरे बोलो बढ़ेगा कि नहीं, हाँ बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल चेंजेस इन मल्टी सेलुलर, दिमाग में घुसा लो ये बात। ओके नंबर ऑफ सेल चेंजेस इन मल्टी सेलुलर, सो इट इज इनडेफिनाइट। तो बाद में जब हम पढ़ेंगे सेंट्रोजोम के बारे में, वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वर्क ऑफ गोल्गी एपेराटॉक्स के बारे में, वर्क ऑफ फूड वैक्यूल, वर्क ऑफ जो सेल इंक्लूजन्स, सेल बॉडी, सेल गोल्गी, ये सब हम जब पढ़ेंगे ये मैं और डिटेल में बताऊंगा, जो कि डायरेक्टली जाके अपना नीट जर्नी में काम आएगा, नीट जर्नी में। और गाइज एक बात सुन लो, अगर मेरा वीडियो अच्छे से देख लिया, माइंडफुली देख रहे हो, तो श्योरली नीट में आपका खुद का इफ़र्ट्स और जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स है उसको सब अगर मिलाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ 700+ आएगा, 700+। माइंडफुली अगर चीज़ों को सुन रहे हो, माइंडफुली। ओके तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने और एक स्टेटमेंट लिखा था, बट द नंबर ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड इन मल्टी सेलुलर। देखो मैंने इधर एक एक्सेप्शन वाली बात भी कर दी थी, बट द नंबर ऑफ सेल्स may be fixed in some multicellular organism in such as rotifiers। देखो मैं इधर एक एनिमिलिया किंगडम का एक बात कर रहा हूँ, एनिमिलिया किंगडम क्या होता है, फ्लोरा किंगडम, ये सब मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ये सब जब आएगा, मतलब 11th-12th में और डीपली अगर जाओगे दिमाग तभी ख़राब हो जाएगा। तो अभी से ही दिमाग में प्रेशर करना स्टार्ट कर लो ना, तभी इतना प्रेशर नहीं लगेगा। ओके चीज़ों को अगर आप सिंप्लीफाइड वे में समझ रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है आपका, समझ रहे हो, तो वही चीज़ है। देखो देखो ये स्टेटमेंट के अंदर घुस जाओ और समझने की बात सोचो, मतलब ब्रेक डाउन करो स्टेटमेंट को। मैंने क्या लिखा था, बट द नंबर ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोटिफायर्स और नेमाटोड्स। देखो मैंने क्या इधर उसके प्रीवियस स्टेटमेंट में क्या बोला था कि मल्टी सेलुलर में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली इनडेफिनाइट होता है, और इनडेफिनाइट ही होता है, पर उसमें भी 2 एक्सेप्शन है। देखो अगर आप बात कर रहे हो साइंस में हमेशा एक्सेप्शन आएगा, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, कहीं ना कहीं पॉइंट में एट द पॉइंट वो एक्सेप्शन आएगा। तो इसमें भी एक्सेप्शन है, कैसे है, देखो रोटिफायर्स ये मतलब माइक्रोस्कोपिक है, ऑल्दो माइक्रोस्कोपिक है बट मल्टीसेलुलर है। देखो ऑल माइक्रोस्कोपिक आर नॉट यूनिसेलुलर। ओके तो ये समझ लो, तो हमेशा दिमाग में घुसा लो ये बात, ये ऐसा मत सोचना है कि जो मल्टी सेलुलर हो तो मल्टी होता है तो माइक्रोस्कोपिक नहीं होगा, मल्टी भी होता है माइक्रोस्कोपिक। ओके तो रोटिफायर और नेमाटोड्स ये क्या होता है, रोटिफायर्स मैं बात करूँ ये मोस्टली एक्वाटिक होता है, जैसे कि मैंने नोट्स में भी लिखा था, आप देख सकते हो। नोट्स को कैरी करके रखो, देखो मैंने नोट्स को पोस्ट किया था, उसको आप मतलब क्या जेरोक्स वेरोक्स निकाल सकते हो और साइड में रखे रहो उसको, क्यों ना, उसी से ही मैं रेफरेंस लेके पढ़ा रहा हूँ। और ये नोट्स मतलब मत सोचो कि मैंने ऊपर कहीं से ऐसे डाल दिया मेरे मन से, नो, ये मैंने एनसीईआरटी को प्रॉपर से देखा, एनसीईआरटी को प्रॉपरली देखा, प्रदीप्त का जो बुक है उसको भी मैंने प्रॉपरली देखा। ओके और कुछ ऐसे रेफरेंस बुक लिया, जैसे कि एस चंद का बुक भी मैंने फॉलो किया, और एक जो हाई लेवल बुक होता है सुना होगा, सिनगेज। देखो ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सब बुक का नाम मैं लिख रहा हूँ जो कि मैं खुद पढ़ता हूँ, तो ऐसे मतलब सोच लो जो इसके लिए मेरे को कुछ ऐसा कुछ मिला है वो सब चीज़, वो सब मत सोचना। ओके ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, देखो मोस्टली एक्वाटिक। तो एक एनिमलिया किंगडम से है। और अगर नेमाटोड्स का बात करें वो एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी एक
एनिमलिया किंगडम से ही है, एनिमलिया किंगडम से ही है। तो नंबर ऑफ सेल in most multicellular organism is usually correlated with the size of the organism. Okay, जो नंबर ऑफ द सेल होता है वो कोरिलेटेड होता है, कोरिलेटेड नॉट रिलेटेड, कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ an organism, but the volume of the cell cannot be determined by seeing the size of the ऑर्गेनिज्म। देखो ये बात आपके दिमाग में खोपड़िया में घुसा लो। एक चीज़, एक बंदा देखो, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं आपको पूछूं इन दोनों में क्या सेल का नंबर इक्वल है, ये जो दो ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया है इनमें क्या सेल का नंबर इक्वल होगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर, सेल का नंबर तो इक्वल नहीं होगा, सेल का नंबर इक्वल नहीं होगा। ओके, पर मैं अगर पूछूं वॉल्यूम इन दोनों, मतलब ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसमें से एक एक सेल उठा दो, इसका एक सेल ले लो और इसका एक सेल ले लो, क्या सेल का वॉल्यूम भी इक्वल होगा? क्या वॉल्यूम भी इक्वल होगा? नहीं। आप क्या बोलोगे? आप सोचोगे यस सर। ओके, आप क्या बोलोगे? यस सर, वॉल्यूम भी इक्वल होगा। आप क्या सोचोगे? यस, वॉल्यूम भी इक्वल होगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम वेरिएबल हो सकता है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो एक बात इधर याद रख लो, दो नंबर ऑफ सेल होता है, वो कोरिलेटेड होता है। देखो एक मिनट, हाँ, ये कोरिलेटेड होता है किसके साथ? साइज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म के साथ। पर जो वॉल्यूम ऑफ द सेल होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल इज नॉट correlated to the size of organism, so number of cell is correlated with the size of organism, but volume of the cell is not correlated। समझ रहे हो? वॉल्यूम बड़ा छोटा हो सकता है पर नंबर को आप डिटरमाइन कर सकते। देखो इतना बड़ा अगर कि ऑर्गेनिज्म है तो इसका सेल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इसी वाले के कंपैरिजन में, ऑब्वियस ही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट में अगर देखेंगे एक ह्यूमन बीइंग के पास नॉर्मली कितना होता है, कितना मानते हो होता होगा एक ह्यूमन बीइंग के पास? आप चलो कमेंट में बताओ, पर मैं फ़िलहाल इधर बता देता हूँ। तो 100 ट्रिलियन सेल है एक अडल्ट के पास, 100 ट्रिलियन है। तो एक जनरल देखो मैं इधर पॉइंट डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको ये सब तो पता होगा, मैंने नोट्स में लिखा है। जनरल बैक्टीरिया जो सेल होता है 0.2 से 5 माइक्रोमीटर, 0.2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। तो साइज ऑफ द लार्जेस्ट ओव्यूम, एग ऑफ ऑस्ट्रिच कितना होता है? 18 सेंटीमीटर। इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स the largest cell is the ovule of caicus। ओके, तो ह्यूमन नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है, इसको भी याद रख लो। देखो ह्यूमन एक सेल होता है, ह्यूमन सेल मतलब ह्यूमन नर्व सेल। देखो ह्यूमन नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ओके, एक प्रोकैरियोटिक सेल कितना होता है? 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, बट एक यूकैरियोटिक सेल कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। ओके, सो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल में 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। वैसे ही अमोइबा प्रोस्टेओस
अमोइबा प्रोस्टेओस, अमोइबा प्रोस्टेओस जो सेल होता है वो टिपिकली लार्जर होता है 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। ओके इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सो अमोइबा प्रोस्टेओस एक यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि 60 माइक्रोमीटर होता है उसका। ओके 10 से 100 तक नहीं, 60 माइक्रोमीटर तक होता है। वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें वो 20 से 30 तक होता है मोस्टली, 20 से 30 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये माइक्रोमीटर लिखा है, म्यू इसको म्यू लिखते हैं। ओके तो ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक टिपिकल साइज है। ओके वैसे नेक्स्ट हम करें माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम तो वो होता है एक यूनिसेलुलर बैक्टीरियल सेल और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ओके वैसे एक प्रोटोजोअन सेल का बात बोलता हूँ, प्रोटोजोअन सेल के बारे में। एक प्रोटोजोअन सेल का एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोटोजोअन सेल का जैसे कि हम ले सकते हैं, प्रोटोजोअन सेल हो गया। देखो प्रोटोजोअन सेल भी हो सकता है एक स्पोरोजोइट, और एक चीज़ मेरे को याद आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, स्पोरोजोइट ऑफ मटेरियल पैरासाइट हो, या फिर हो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो। ये प्रोटोजोअन हो गया, स्पोरोजोइट ऑफ मटेरियल पैरासाइट हो गया, या फिर ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया। ये तीनों के ही जो शेप है वो शेप है 2 माइक्रोमीटर। ये जो तीनों के ही जो शेप है, देखो ये जो तीनों के ही जो शेप है वो 2 माइक्रोमीटर है, समझ रहे हो, 2 माइक्रोमीटर। फिर हम कल से नेक्स्ट एक टॉपिक देखेंगे यूनिसेलुलर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में और डिटेल में उधर हम जानेंगे, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, क्या है। फिर उसके हम शेप ऑफ माइक्रोब्स भी दूंगा मैं। ओके मेजरमेंट भी देखेंगे और एक्सेप्शन, मतलब ऑल टोटल हम इतना तक पढ़ लेंगे। प्रोकैरियोटिक आप लेके चलो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मैं लिख के देता हूँ, कल तक ख़त्म हो जाएगा। कल तक मैं एक वीडियो छोड़ूंगा, वो पूरा इतना तक कवर कर लेगा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तक ख़त्म। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सब डायग्राम्स हम देखेंगे, डायग्राम्स। फिर तो हम देखेंगे जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स, सेल इंक्लूजन, सब एक एक करके देखेंगे, वो सब बात की बात है। सो आज के लिए गाइज इतना, थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने, कोई ना। आज के लिए इतना गाइज, बाय बाय लिख देता हूँ, इससे नहीं होता गाइज, इसी में ही लिख देता हूँ। बाय बाय गाइज, बाय। और एक चीज़, ये जो वीडियो है इसको लाइक करो या फिर आप सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी। आप ना करो भी तो चलेगा, ना करोगे, आपको सिर्फ कंटेंट अगर प्रोडक्टिव मिल रहा है, कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट मिल रहा है, प्रोडक्टिव, इसमें से कुछ भी आपको अगर सहायता हुआ तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर लेगा, अगर सहायता मिला तो। अगर नहीं हो तो स्किप करके जा सकते हो, कोई असुविधा की बात नहीं है। बस इसी तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, बनाते रहूँगा आगे तक। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, किस जर्नी में, नीट के जर्नी में आपके साथ हूँ मैं। ओके ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे,
अगर जिस दिन नहीं आया तो उस दिन सोच लो मैं किधर एक चला गया होगा, तो इसके लिए उसके वीडियो थोड़ा सा नहीं आ पाया होगा, डिले हो गया। तो आज के लिए देखो ओवरलुक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से ऊपर से। तो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप में जाना, लेंस कितने प्रकार में उसमें होते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा लाइट के इंस्टेड यूज़ होता है, और ग्लास के इंस्टेड क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होता है। और सिंपल और लाइट माइक्रोस्कोप में फ़र्क क्या होता है उसको भी हमने देखा, रिजॉल्विंग पावर भी देखा हमने। और फिर एक बड़ा सा टॉपिक भी कवर किया हमने, एक जो बड़ा सा था वो था शेप, साइज एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल, इसको भी हमने डिस्क्राइब किया। ओके, बाकी तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो, इतना मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाया। ओके, एक एक रात भी मैंने जागा था वो नोट्स बनाने के लिए, पता है घर वाले गाली भी कर रहे थे मेरे को उसके लिए, जो सो जाओ सो जाओ, गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर, पर नहीं सोया मैंने, ये आपके लिए बना रहा था। ओके, तो नोट्स भी आप पढ़ो, नोट्स थोड़ा सा नीट इंटीग्रेटेड है, थोड़ा हाई लेवल है। तो इसी के लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मेरे नोट्स, तो मेरे वीडियो को चेकआउट करो ना। जैसे कि आज मैंने कवर किया कितना, जो शेप साइज नंबर तक, शेप साइज नंबर वॉल्यूम तक कवर किया, पर कल तक मैं लिख के इधर गाइस दे दिया, इतना तक तो कवर कर दूंगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये मेरा वादा है गाइस। सो आज के लिए